बालखस झील किस देश में स्थित है? तो आपका कजाकिस्तान में है। ग्रेट स्लेव झील किस देश में है? तो आपका कनाडा में है। ध्यान रखिएगा दोस्तों। आपका मिशिगन झील किस देश में है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में है। आयर झील किस देश में है? ऑस्ट्रेलिया में है। विश्व की सबसे लंबी मीठे जल की झील कौन सी है? तो आपका टंगानिका झील है जो सबसे लंबी है मीठे जल की झील। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो आपका कैस्पियन सागर झील है। विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो आपका कैस्पियन सागर है। विश्व में सबसे बड़े मीठे पानी की झील कौन सा है? तो आपका सुपीरियर झील है। आपका इशिकुल झील किस देश में स्थित है? तो किर्गिस्तान में इशिकुल झील। युगांडा और तंजानिया के बीच कौन सी झील जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? तो आपका विक्टोरिया झील है। और दोस्तों यहीं से आपका नील नदी निकलती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञानवर्धक चैनल स्टडी फॉर अवेयरनेस पर। दोस्तों हम लोग इस वीडियो में स्टैटिक्स भूगोल के 300 से अधिक प्रश्न देखेंगे और ये सभी प्रश्न बीपीएससी में बार बार पूछे गए हैं। आप लोग ध्यान रखिएगा, सभी के सभी प्रश्न बीपीएससी में बार बार पूछे गए हैं और इसीलिए मैंने कंपाइल किया है। और एक और बात बता दूं, ये सभी प्रश्न लो हैंगिंग फ्रूट्स है, यानी जो कहा जाए, इसको एक अंग्रेजी फ्रेज है तो इसका अर्थ होता है अपेक्षाकृत आसान प्रश्न। तो दोस्तों ये सभी प्रश्न अपेक्षाकृत आसान हैं, लेकिन परीक्षा में कई बार ये गलत हो जाते हैं और फिर बहुत सारा अफसोस होता है। और इसके गलत होने से आप परीक्षा से बाहर हो सकते हैं, क्योंकि भारी प्रश्न तो सभी गलत करते हैं, लेकिन आसान प्रश्न जो गलत करते हैं वो बाहर हो जाते हैं। इसलिए आप लोग इसका एक बार रिवीजन कर लीजिएगा और अंत तक रिवीजन कीजिएगा, क्योंकि इसमें 300 से अधिक प्रश्न हैं और सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। क्योंकि वनडे एग्जाम हो या फिर बीपीएससी एग्जाम हो, इसमें से पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं और पूरी संभावना है कि आगे भी ये प्रश्न पूछे जाएंगे, चाहे बीपीएससी हो या फिर बिहार दरोगा या फिर बिहार के कोई भी एग्जाम हो। और दोस्तों इसका पहला वीडियो अपलोड हो चुका है, उसमें पहला वीडियो में भी 300 प्रश्न था और इस वीडियो में भी 300 प्रश्न है। कुल 600 प्रश्न का ये सेट था और ये 600 प्रश्न आपको इस वीडियो के साथ अपलोड हो जाएगा। तो इसे आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप लोग के पास टाइम कम है तो आप लोग ब्लूटूथ ईयरफोन लगा करके काम करते हुए भी सुन सकते हैं। हाँ, ध्यान रहे, रोड पर आप चलते हुए मत सुनिएगा। आप घर में काम करते हुए सुन सकते हैं, रोड पर चलते हुए बिल्कुल नहीं लगाना है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 298 से। पश्चिमी घाट का अनेक किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। उत्तरी सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो आपका कलसुबा, ये ध्यान रखिएगा। दक्षिणी सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो दोस्तों कुद्रेमुख है। और ये लौह अयस्क के लिए विश्व प्रसिद्ध है, भारत में तो प्रसिद्ध ही है, विश्व प्रसिद्ध है लौह अयस्क के लिए। महाबलेश्वर की चोटी का उच्चतम बिंदु कौन सा है? तो दोस्तों विल्सन पॉइंट है, आप ध्यान रखिएगा। डेक्कन का पठार किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र में है मोटा मोटी, लेकिन अगर देखा जाए तो टेक्निकली तो आपका महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, गुजरात है, उसके आसपास में फैला हुआ है। सावित्री, वेन्ना, गायरी, कोयना तथा कृष्ण नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो दोस्तों ये महाबलेश्वर है। दोस्तों मैं इस वीडियो में तेज़ी से बोलूँगा और तेज़ी से मतलब स्पीड ज़्यादा होगा, क्योंकि कम से कम समय में अधिक से अधिक प्रश्न का रिवीजन करना है। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। थालघाट दर्रा किन दो शहरों के बीच में स्थित है, या यूँ कहे तो किसको किसको जोड़ता है? तो मुंबई और नासिक को जोड़ता है ये दर्रा, ध्यान रखिएगा। भोरघाट दर्रा किन दो शहरों को जोड़ता है? तो मुंबई और पुणे को जोड़ता है। वहीं कोयम्बटूर और पलक्कड़ को जोड़ने वाली दर्रा को क्या कहा जाता है? दोस्तों पालघाट दर्रा, ध्यान रखिए दोस्तों। कोयम्बटूर और पलक्कड़ के जोड़ने वाली दर्रा को कहा जाता है पालघाट दर्रा। आपका नीलगिरी की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। आपका कारवार का पठार किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। देखिए सब पूछे जाते हैं, बच्चे यहीं फंसते हैं। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी किस पहाड़ी पर स्थित है? तो आपका अन्नामलाई पहाड़ी पर स्थित है। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तटीय भाग में कौन सी पहाड़ी स्थित है? तो आपका महेंद्रगढ़ स्थित है। कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक का कौन सा क्षेत्र क्या कहलाता है? तो आपका कोरोमंडल तट कहलाता है। पारादीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा में स्थित है, ध्यान रखिए दोस्तों। और ये पूर्वी तटीय बंदरगाह है। तुतिकोरिन और एन्नोर बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। हल्दिया बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में स्थित है। आपका गुजरात से लेकर के गोवा तक के तटीय क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो आपका कोंकण तट कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। गोवा से कर्नाटक के तटीय क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो आपको कोंकण तट नहीं दोस्तों, ये आपका कन्नड़ तट कहा जाता है। आप लोग ध्यान रखिए दोस्तों, कन्नड़ तट कहा जाता है। वहीं कर्नाटक से कन्याकुमारी तक के तटीय क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो आपका मालाबार तट कहा जाता है। आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। मुर्मुगांव बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो आपका ये गोवा में स्थित है। नाहवा सेवा बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र में स्थित है। और इसे जवाहरलाल नेहरू पोर्ट भी कहा जाता है और ये भारत का सबसे बड़ा पोर्ट है अपने मालवहन क्षमता के हिसाब से। प्रश्न नंबर 317 है, गुजरात से गोवा तटीय क्षेत्र को क्या कहा जाता है? दोस्तों कोंकण तट कहा जाता है। गोवा से कर्नाटक के तटीय क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो आपका कन्नड़ा तट कहा जाता है, ध्यान रखिए दोस्तों, कन्नड़ा तट कहा जाता है।
कर्नाटक से कन्याकुमारी के मध्य तट को क्या कहा जाता है? तो आपका मालाबार तट कहा जाता है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। मर्मुगाव बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो गोवा में है। नाहवा सेवा बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र में दोस्तों। और नाहवा सेवा भारत की सबसे बड़ा बंदरगाह है वॉल्यूम के हिसाब से, साथ ही इसे जवाहरलाल नेहरू पोर्ट भी कहा जाता है। मालदीव और मिनिकॉय के मध्य कौन सा चैनल है? तो आपका 8 डिग्री चैनल है। लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच कौन सा डिग्री चैनल है? तो आपका 9 डिग्री चैनल है। छोटा अंडमान और ग्रेट निकोबार के बीच कौन सा चैनल है? तो आपका 10 डिग्री चैनल है, ध्यान रखिएगा। आगे हम देखेंगे दोस्तों सुमात्रा और निकोबार के मध्य कौन सा चैनल है? तो आपको ग्रेट चैनल है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगर आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में कीजिएगा, मैं पीडीएफ दे दूंगा। दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान के बीच कौन सा पास है? तो आपका डंकन पास है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? तो सैंडल पीक है। पंबन द्वीप कहाँ पर स्थित है? तो आपका मन्नार की खाड़ी में स्थित है। बैरन किस राज्य यूटी में स्थित है? सक्रिय एक ज्वालामुखी है, तो आपका अंडमान निकोबार में एक सक्रिय ज्वालामुखी है। अलकनंदा नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो आपका संतोपथ हिमानी है। ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में किस नाम से जानी जाती है? तो जमुना नदी के नाम से जानी जाती है, ध्यान रखिए दोस्तों। ब्रह्मपुत्र को बंगाल में जमुना कहा जाता है। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो आपका पद्मा के नाम से जाना जाता है। कौन सी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, यानी कितनी नदियाँ हैं? तो आपका देख लीजिए, गंगा है, गोदावरी है, कावेरी है, हुगली है, वेगई है, आपका कृष्णा है, ब्रह्मपुत्र है और वहीं महानदी है। ये सब नदी कहाँ गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में, ध्यान रखिए दोस्तों। कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो आपका सिंधु नदी है। टेक्निकली कहा जाए तो और भी नदियाँ हैं, लेकिन यहाँ पर सिंधु नदी दिया गया है, तो ध्यान रखिएगा। कौन सी नदियाँ खंभात की खाड़ी में गिरती है? तो ताप्ती है, नर्मदा है, साबरमती है और माही है। ये सब खंभात की खाड़ी में गिरती है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। सब पश्चिमी तट में बहने वाली नदियाँ हैं, पश्चिमी की ओर। शिप्रा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो आपका बरडी पहाड़ी मध्य प्रदेश में इसका उद्गम स्थल है। गंडक नदी किस शहर के समीप गंगा में मिलती है? तो आपका पटना के समीप गंगा में गंडक नदी मिल जाती है। सिंधु नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो दोस्तों तिब्बत में सिंगी कंबन हिमनद से होकर निकलती है। आपका सतलुज नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो दोस्तों राकसताल है, ये भी आपका तिब्बत में ही है, ध्यान रखिए दोस्तों, रामेश्वर की तरफ है। सतलुज, चिनाब, रावी, ब्यास और झेलम किसकी सहायक नदियाँ है? सब सिंधु नदी तंत्र की सहायक नदियाँ है। चंबल नदी की सहायक नदी कौन सा है? तो आपका बनास है, बामनी है, सिंध है, पार्वती है, सब ध्यान रखिएगा। शारदा नदी का सहायक नदियाँ कौन सी है? तो आपका घगरा है, सरयू है, चौकिया है, समरथ है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। 343 नंबर प्रश्न है, घोसी नदी की सहायक नदियाँ कौन सी है? तो दोस्तों यारू है, इंद्रावती है, लिखू है, ध्यान रखिएगा। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। पूर्णा किसकी सहायक नदी है? तो आपका ताप्ती नदी की सहायक नदी है पूर्णा। डिबांग, लोहित, सेसरी, नोवा, दिहांग, ये सब किसकी सहायक नदियां हैं? तो ये सब ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है? तो कावेरी को कहा जाता है दक्षिण भारत की गंगा। कावेरी नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो दोस्तों ब्रह्मगिरी की पहाड़ी कर्नाटक में है, वहाँ से उद्गम होता है इसका। राजस्थान की एकमात्र नदी कौन सी है जो सालों भर बहती है? तो चंबल नदी है, ये राजस्थान में बहती है और ये सालों भर बहती है, चंबल नदी, ध्यान रखिएगा। आगे है चुलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो चंबल नदी पर है। दोस्तों प्रश्न नंबर 351, निम्न में से कौन सी प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं? तो आपका महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है, वेगई है, सॉरी पेन्नार है, कावेरी है, वेगई है। ये सब आपका प्रायद्वीपीय भारत में बहने वाली नदियाँ हैं। सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? तो आपका गोदावरी है और इसे दक्षिण की गंगा कहा जाता है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसे दक्षिण की गंगा कहा जाता है। और वहीं कावेरी को कहा जाता है दक्षिण भारत की गंगा, ध्यान रखिएगा। भारत की सबसे बड़ी तटीय तत्व खारे पानी की झील कौन सी है? तो आपका चिल्का झील है, जो तटीय है और खारे पानी का झील है। भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो आपका वुलर झील है और जम्मू कश्मीर में है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो आपका गोविंद बल्लभ पंत सागर है, जो उत्तर प्रदेश में है, आपका सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, ध्यान रखिएगा दोस्तों ये सभी प्रश्न देखने में लो हैंगिंग फ्रूट की तरह है, यानी आसान लगते हैं, लेकिन परीक्षा में आते हैं और गलत हो जाते हैं, तो वहीं से आप बाहर हो जाते हैं। इसलिए लो हैंगिंग फ्रूट्स यानी आसान प्रश्न को कभी गलत करने का प्रयास नहीं कीजिएगा और न गलत करना है, ध्यान रखिए दोस्तों। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। 356वां प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? तो आपका चोलामू झील है, जो सिक्किम में है, ध्यान रखिएगा। महाराष्ट्र में स्थित कौन सी झील ज्वालामुखी उद्गार से निर्मित हुई? तो आपका
कल्लोनार झील है, विश्व प्रसिद्ध है ये। हुसैन सागर झील किस राज्य में स्थित है? तेलंगाना में है। नागार्जुन सागर डैम किस नदी पर स्थित है? तो आपका कृष्णा नदी पर है। दोस्तों मैं इतना तेजी से बोल रहा हूँ ताकि आपका कम समय में अधिक से अधिक प्रश्नों का रिवीजन हो जाए। विजयनगर डैम किस नदी पर स्थित है? तो आपका मंजीरा नदी पर है, ध्यान रखिएगा। पूर्वोत्तर भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी का झील कौन सी है? तो आपका लोकटक झील मणिपुर में है, ध्यान रखिए दोस्तों। इसे तैरता झील भी कहा जाता है। राणा प्रताप सागर डैम, जवाहर सागर डैम तथा गांधी सागर डैम किस नदी पर स्थित है? तो सभी आपका चंबल नदी पर स्थित है। आपका नौकुचिया ताल, सात ताल और रानीखेत झील किस राज्य में स्थित है? तो सभी उत्तराखंड में। दोस्तों एक ट्रिक है, जितने भी ताल वाले जो झील हो गए सभी आपका उत्तराखंड में होंगे, ताल से ध्यान रखिएगा। भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो आपका पुलिकट झील है और ये आंध्र प्रदेश तमिलनाडु के सीमा पर है, ध्यान रखिएगा। नागिन झील, डल झील तथा वुल्लर झील ये कहाँ है? तो आपका जम्मू कश्मीर में, ध्यान रखिएगा। सांभर झील, राजसमंद झील और पिछोला झील किस राज्य में है? तो राजस्थान में है और ये सब महत्वपूर्ण है, मिलाने में सब आते रहते हैं। भारत की सबसे ऊंचाई पर जलप्रपात कौन सा है? सबसे ऊंचा जलप्रपात तो आपका जोग या गरसोपा जलप्रपात है, ये शरावती नदी पर स्थित है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। शरावती नदी पर स्थित है कौन? तो जोग या गरसोपा जलप्रपात, जो भारत की सबसे ऊंची जलप्रपात है। आपका शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो आपका कावेरी नदी पर स्थित है, ध्यान रखिएगा। हुंटू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो स्वर्ण रेखा नदी पर है। आपका धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है? तो नर्मदा नदी पर है। भारत की जलवायु किस प्रकार की है? तो उष्णकटिबंधीय मानसूनीय, ध्यान रखिएगा। उत्तर भारत में शीत ऋतु में वर्षा किस राज्य में किस कारण से होती है? तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण होता है, यानी जेट स्ट्रीम के कारण होता है। सर्दी के दिनों में कोरोमंडल तट पर वर्षा किस कारण होती है? तो लौटती हुई मानसून के कारण होता है। राजस्थान में शीत ऋतु की वर्षा को क्या कहा जाता है? तो आपका मावठ कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। कई बार पूछा जाता है कि मावठ क्या है, मिलान में आता भी है। शीत ऋतु में चलने वाली तेज आर्द्र हवाएं जिनमें गरज के साथ वर्षा भी होती है पूर्वी भारत में क्या कहलाती है? तो आपका नार्वेस्टर कहलाता है और बंगाल में काल वैसाखी कहलाता है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। पूर्वी भारत में नार्वेस्टर और बंगाल में से काल वैसाखी के नाम से जाना जाता है। शीत ऋतु में चलने वाली आर्द्र हवाएं जिनमें गरज के साथ वर्षा होती है कर्नाटक में क्या कहलाता है? तो आपका चेरी ब्लॉसम या काफ़ी वर्षा के नाम से जाना जाता है और ये कहाँ पर है? तो आपका कर्नाटक के उपनाम में, ध्यान रखिएगा। अरब सागर में अरब सागर से आने वाला मानसून सबसे पहले किस राज्य में पहुँचता है? तो केरल में पहुँचता है और ये 1 जून को पहुंच जाता है। मिट्टी के अध्ययन को क्या कहलाता है? तो पीडियोलॉजी कहलाता है, ध्यान रखिएगा। किस प्रकार की मिट्टी में पोटाश की अधिकता होती है? तो आपका जलोढ़ मिट्टी में पोटाश की अधिकता होती है। नई जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो आपका खादर कहा जाता है, दोस्तों ध्यान रखिएगा। नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो आपका जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। पुराने जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो बांगर कहा जाता है। उपजाऊता की दृष्टि से सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी है? तो आपके जलोढ़ मिट्टी है। बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से किस प्रकार की मिट्टी का निर्माण होता है? तो काली मिट्टी बनता है बेसाल्ट चट्टान टूटने से। काली मिट्टी में किन तत्वों की अधिकता होती है? तो आपका आयरन, चूना, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम की अधिकता होती है काली मिट्टी में। किस तत्व की उपस्थिति में काली मिट्टी का रंग काला होता है? तो आपका टाइटेनिफेरस, मैग्नेटाइट और जीवाश्म के कारण ऐसा होता है। काली मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त है? तो काली मिट्टी सबसे उपयुक्त है। आपका धान, गेहूं, तिलहन, दलहन और आलू मक्का की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? तो आपका जलोढ़ मिट्टी उपयुक्त है। काली मिट्टी किन राज्यों में पाई जाती है? तो महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, इन सभी राज्यों में काली मिट्टी की प्रचुरता है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। 191वां प्रश्न है, लाल मिट्टी में किन तत्वों की अधिकता होती है? तो आपका सिलिका और आयरन की अधिकता होता है लाल मिट्टी में। लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है? तो दोस्तों लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इसका लाल रंग होता है। कौन सी मिट्टी अम्लीय प्रकृति की होती है? तो लाल मिट्टी अम्लीय प्रकृति की होती है। लाल मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो चूना का प्रयोग किया जाता है, आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। लेटेराइट मिट्टी में किन तत्वों की अधिकता होती है? तो आयरन तथा एल्युमिनियम की अधिकतम होता है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगर आप लोग चैनल पर रहते हैं प्लीज़ इसे जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। मानसूनी जलवायु की आर्द्रता और शुष्कता के परिवर्तन के कारण कौन सी मिट्टी बनती है? तो आपका लेटेराइट मिट्टी है, ये सब परिवर्तन के कारण बनता है। लेटेराइट मिट्टी में किसकी उपस्थिति के कारण इसका रंग सफ़ेद होता है? तो दोस्तों काओलिन के कारण ऐसा होता है। चाय और इलायची की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त है? तो आपका लेटेराइट मिट्टी है, इसके लिए सबसे उपयुक्त चाय और इलायची की खेती के लिए। भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग कृषि के लिए उपयुक्त है? तो आपका 51% भूमि भारत में कृषि योग्य है,
आपका भारत सरकार के डेटा के अनुसार भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत भाग पर वन मौजूद है? तो आपका 21% क्षेत्र पर, भारत के कुल क्षेत्र का 21% क्षेत्र पर वन मौजूद है, जबकि होना कितना चाहिए था? तो दोस्तों आपका 33% होना चाहिए वन भारत में। विश्व में चावल एवं गेहूँ उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो दूसरा है, दोनों के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है और पहला चीन का है। भारत में कृषि योग्य भूमि के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर गेहूं की खेती होती है? तो आपका 15% भाग पर गेहूं की खेती होती है कृषि योग्य भूमि का। ध्यान रखिएगा साथियों, भारत में कृषि योग्य भूमि के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर चावल की खेती होती है? तो 47% भाग पर चावल की खेती होता है भारत में। देश में गेहूँ के उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? तो उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। भारत में हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो आपका खाद्यान्न उत्पादन से है, मुख्य रूप से गेहूँ से है। भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो दोस्तों 1967-68 यानी 65-66 के भी कभी कभी देता है, लेकिन आप लोग ध्यान रखिएगा 65-66 से लेकर के 67-68 के मध्य ये सब हुआ था। और वहीं आपका दूध क्रांति की बात आती है तो कौन सा है? तो आपका वर्गीज कुरियन है। विश्व में ऊन उत्पादन में पहला स्थान किसका है? तो दोस्तों चीन का है और भारत के तीसरा स्थान पर है ऊन उत्पादन में विश्व में। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो दोस्तों आपका दूध उत्पादन से है। और दूध उत्पादन का जनक कौन सा है? श्वेत क्रांति के जनक कौन सा है? तो वर्गीज कुरियन है। ध्यान रखिए, डॉक्टर वर्गीज कुरियन। नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो आपका मछली उत्पादन से है। भूरी क्रांति का संबंध किससे है? तो दोस्तों उर्वरक उत्पादन से है। रजत क्रांति का संबंध किससे है? तो आपका अंडा उत्पादन से है। और वहीं पीली क्रांति का संबंध किससे है? तो तिलहन उत्पादन से है। ये सब आप लोग ध्यान रखिएगा। लाल क्रांति का संबंध किससे है? तो मांस उत्पादन एवं टमाटर उत्पादन से संबंधित है लाल क्रांति। गुलाबी क्रांति का संबंध है किससे? झींगा उत्पादन एवं झींगा मछली के उत्पादन से। बादामी क्रांति का संबंध है आपका मसाला उत्पादन से। सुनहरी क्रांति का संबंध है आपका फल उत्पादन से। अमृत क्रांति का संबंध किससे है? तो नदी जोड़ परियोजना से संबंधित है अमृत क्रांति। आम, केला, नींबू, काजू, काली मिर्च, नारियल, अदरक एवं हल्दी के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो दोस्तों इन सभी को उत्पादन में भारत का पहला स्थान है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इन सभी का उत्पादन में भारत का पहला स्थान है। आप लोग इसे जरूर ध्यान रखिएगा। फलों एवं सब्जियों के उत्पादन में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान पर। फल एवं सब्जी उत्पादन में चीन प्रथम स्थान पर है। विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक एवं उपभोक्ता देश कौन सा है? तो दोस्तों चीन है और भारत तीसरे स्थान पर है। तंबाकू की पत्तियों को सुखाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो आपका क्यूरिंग कहलाता है। ध्यान रखिएगा। सबसे उच्च कोटि की चाय कॉफ़ी कौन सी होती है? तो अरेबिका है। दलहन एवं तिलहन उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर? तो मध्य प्रदेश इस मामला में सबसे आगे है भारतीय राज्यों में। आपका चावल उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर? तो पश्चिम बंगाल का स्थान प्रथम है चावल उत्पादन में। आपका वहीं प्रति क्विंटल की बात की जाए यानी उत्पादकता के मामला में तो आपका पंजाब हरियाणा सबसे आगे है। मक्का उत्पादन में कौन सा राज्य सबसे प्रथम स्थान पर है? तो आपका आंध्र प्रदेश मक्का उत्पादन में सबसे प्रथम स्थान पर है। सोयाबीन उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? तो आपका मध्य प्रदेश है। ध्यान रखिएगा दोस्तों सोयाबीन में भी। कपास उत्पादन में राज्य कौन सा है? तो आपका गुजरात है। गन्ना उत्पादन में कौन सा राज्य है? तो आपका उत्तर प्रदेश है। वहीं सूरजमुखी उत्पादन में कौन सा राज्य है? तो आपका कर्नाटक है। ये सब ध्यान रखिएगा दोस्तों, और ये सब नवीनतम डेटा है और ये सब भारत सरकार के गन्ना से लिया गया है। मसालों के उत्पादन में किस राज्य का प्रथम स्थान है? तो केरल का है। जूट उत्पादन में कौन सा राज्य है? तो पश्चिम बंगाल है। प्याज उत्पादन में कौन सा राज्य है? तो आपका महाराष्ट्र है। गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, आलू और राई कौन सी फसल है? तो ये सभी रबी फसल है और ये सभी ठंडी महीना में दोस्तों उत्पादन किया जाता है। ध्यान रखिएगा। रबी फसलों को किस माह में बोया जाता है? तो आपका अक्टूबर एवं नवंबर माह में बोया जाता है। रबी फसल को किस माह में काटा जाता है? तो अप्रैल, मार्च, अप्रैल में काटा जाता है। आपका धान, गन्ना, तिलहन, ज्वार, बाजरा, अरहर कौन सी फसल है? तो आपका खरीफ फसल है और इसकी बुआई की जाती है आपका जून जुलाई में और वहीं इस फसल की कटाई की जाती है नवंबर दिसंबर में इसकी कटाई कर ली जाती है। तो इसे आप ध्यान रखिएगा। भारत में सिंचाई परियोजनाओं को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो 3 भाग में। बृहत, मध्य और लघु सिंचाई परियोजना है। भारत में 3 तरह के। भारत में 441 नंबर प्रश्न है। 10,000 हेक्टेयर से अधिक कृषि योग्य भूमि वाले क्षेत्रों में कौन सी परियोजना लागू की जाती है? ताकि बृहत सिंचाई योजना है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, 10,000 हेक्टेयर क्षेत्र होगा तो वहाँ पर बृहत सिंचाई योजना लागू होगी। पलामू टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो झारखंड में है। बांदीपुर टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो कर्नाटक में है।
आपका डांडेली आंसी टाइगर रिजर्व किस में है, कौन सी राज्य में है, तो कर्नाटक में है। आपका अचना कमार एवं उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व किस राज्य में है, तो छत्तीसगढ़ में है। आपका पक्की टाइगर रिजर्व किस राज्य में है, तो आपका अरुणाचल प्रदेश में है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व किस राज्य में है, तो आपका उत्तर प्रदेश में है। वहीं सतकोसिया टाइगर रिजर्व किस राज्य में है, तो आपका उड़ीसा में है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इस सबको कहा जाता है लो हैंगिंग फ्रूट्स, लेकिन ये परीक्षा में कई बार मुश्किल हो जाते हैं, तो इसे आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा। आगे प्रश्न है 449 प्रश्न आपका मेलघाट टाइगर रिजर्व और बोर टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है, तो आपका महाराष्ट्र में। ध्यान रखिए दोस्तों, मेलघाट और बोर टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में है। 5 नदियों की भूमि किसे कहा जाता है, पंजाब को। बुनकरों का शहर किसे कहा जाता है, आपका पानीपत को कहा जाता है। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो आपका अहमदाबाद को कहा जाता है। वहीं आपका भारत के पीटर्सबर्ग किसे कहा जाता है, तो आपका जमशेदपुर को कहा जाता है। भारत का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है, मुंबई को कहा जाता है। क्वीन ऑफ डेक्कन किस शहर को कहा जाता है, तो पुणे को कहा जाता है। तो आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, फलों का स्वर्ग किसे कहा जाता है, तो आपका सिक्किम को कहा जाता है। वहीं पहाड़ियों की मस्जिद किसे कहा जाता है, पहाड़ी की मस्जिद किसे कहा जाता है, तो नेतरहाट को कहा जाता है। यानी पहाड़ी की मलिका भी इसको कहा जाता है, मस्जिद तो पता नहीं, लेकिन पहाड़ी की मलिका आपको नेतरहाट को कहा जाता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों। भारत के किस शहर को पूर्व का पेरिस कहा जाता है, तो जयपुर को कहा जाता है। भारत की सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है, तो आपका साबरमती है। एशिया के अंडों की टोकरी किसे कहा जाता है, तो आंध्र प्रदेश को कहा जाता है। आपका खुशबुओं का शहर किसे कहा जाता है, कन्नौज को कहा जाता है। त्योहारों का नगर किसे कहा जाता है, मदुरै तमिलनाडु को कहा जाता है। अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है, आपका कोचीन को कहा जाता है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, आपको कानपुर को कहा जाता है। दोस्तों ये सब ध्यान रखिएगा। दोस्तों ये सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है, लो हैंगिंग है, आसान है, लेकिन परीक्षा में आते हैं तो कई बाबार गड़बड़ होता है और इसी वजह से आप लोग परीक्षा से बाहर हो जाते हैं। इसे दोस्तों आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है सब। साथियों प्रश्न नंबर 465 है, मंदिरों का नगर किसे कहा जाता है, तो आपको वाराणसी को कहा जाता है। बागानों का शहर किसे कहा जाता है, तो आपको बेंगलुरु को कहा जाता है, बागानों का शहर। ध्यान रखिएगा। पश्चिम बंगाल की शोभा नदी किसे कहा जाता है, तो इसे दामोदर नदी को कहा जाता है। पश्चिम बंगाल की शोभा यानी पश्चिम बंगाल की वो शोभा है कौन सी, तो आपका दामोदर नदी पश्चिम बंगाल की शोभा है। सूती वस्त्रों की राजधानी किसे कहा जाता है, तो मुंबई को कहा जाता है। आपका हिडकलबा परियोजना किस नदी पर है, तो आपका घाटप्रभा नदी पर है हिडकलबा परियोजना। भीमा परियोजना किस नदी पर है, तो आपका पवना नदी पर महाराष्ट्र में। ध्यान रखिएगा दोस्तों। आपका नोगरवाइलम वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है, तो मेघालय में है। आपका पखुई वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है, तो आपका अरुणाचल प्रदेश में है। पंचमढ़ी वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है, तो आपका मध्य प्रदेश में है। आपका पराम्बीकुलम वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है, अभयारण्य किस राज्य में है, केरल में। ध्यान रखिएगा दोस्तों। डम्फा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है, तो आपका मिजोरम में है। वहीं आपका वेदांतथगल वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है, तमिलनाडु में है। दोस्तों ये सब ध्यान रखिएगा, थोड़े से मुश्किल होंगे लेकिन आप लोग इसे बार बार देखिएगा तो आपको याद हो जाएगा। कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है, तो आपका राजस्थान में है। घाना पक्षी विहार किस राज्य में स्थित है, तो आपका राजस्थान में है। सोमेश्वर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है, तो कर्नाटक में है। ध्यान रखिए दोस्तों। आपका दलमा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है, तो झारखंड में है दलमा। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो आपका जिम कॉर्बेट है, उत्तराखंड में है। आपका भारत में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान वाला राज्य कौन सा है, तो आपका मध्य प्रदेश है। ध्यान रखिए दोस्तों, जहाँ पे 11 राष्ट्रीय उद्यान है। आगे हम देखेंगे दोस्तों 483 भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो आपका हेमिस नेशनल पार्क लेह में है। ध्यान रखिएगा। भारत में सर्वाधिक वन्यजीव अभयारण्य 94 वाला यूटी राज्य कौन सा है, तो आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, जहाँ पर 94 अभयारण्य यानी वन्यजीव अभयारण्य। ध्यान रखिएगा। हालांकि वहाँ अधिकतर मरीन है यानी जो समुद्री जीवी अभयारण्य वो है। सर्दियों में साइबेरियन सारस किस पक्षी विहार में दिखते हैं, तो आपका केवलादेव घन्ना पक्षी विहार राजस्थान में आपका साइबेरियन सारस दिखते हैं। काराकुम नामक रेगिस्तान किस देश में है, तो आपका तुर्कमेनिस्तान में है काराकुम। अटकामा नामक मरुस्थल किस देश में है, तो चिली में है। कलहारी मरुस्थल किस देश में है, तो बोत्सवाना में है। आपका रेसनडयर झील किस देश में है, तो आपका कनाडा में है। ध्यान रखिए दोस्तों। आपका लडोगा झील और ओनेगा झील किस देश में स्थित है, तो आपका रूस में है। ध्यान रखिए दोस्तों, लडोगा और ओनेगा झील दोनों रूस में है। आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों देखने में प्रश्न आसान है लेकिन परीक्षा में कई बार ये गलत हो जाते हैं। इसे आप लोग बार बार देखिएगा ताकि आपको याद हो जाए। अल्खस झील किस देश में स्थित है, तो आपका कजाकिस्तान में है। ग्रेट स्लेव झील किस देश में है, तो आपका कनाडा में है।
ध्यान रखिएगा दोस्तों। आपका मिशिगन झील किस देश में है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में है। आयर झील किस देश में है? ऑस्ट्रेलिया में है। विश्व की सबसे लंबी मीठे जल की झील कौन सी है? तो आपका टंगानिका झील है जो सबसे लंबी है मीठे जल की झील। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो आपका कैस्पियन सागर झील है। विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो आपका कैस्पियन सागर है। विश्व में सबसे बड़े मीठे पानी की झील कौन सा है? तो आपका सुपीरियर झील है। आपका इशिकुल झील किस देश में स्थित है? तो किर्गिस्तान में इशिकुल झील। युगांडा और तंजानिया के बीच कौन सी झील जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? तो आपका विक्टोरिया झील है। और दोस्तों यहीं से आपका नील नदी निकलती है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। आसवान और खार्तूम नगर किस नदी पर किनारे स्थित है? किस नदी किनारे स्थित है? तो आपका नील नदी के किनारे आसवान और खार्तूम स्थित है। और आसवान बांध भी है और खार्तूम शहर है, ध्यान रखिएगा। बगदाद किस नदी के किनारे बसा है? तो आपका टाइग्रिस नदी के किनारे है। बर्लिन किस नदी के किनारे है? तो आपका एस्प्री नदी के किनारे है। सेंट लुइस किस नदी के किनारे बसा है? तो आपका मिसिसिपी की नदी के किनारे है। आपका ब्यूनस आयर्स किस नदी के किनारे बसा है? तो आपका लापटा नदी के किनारे है, दोस्तों ध्यान रखिएगा। लंदन किस नदी के किनारे बसा है? तो टेम्स नदी के किनारे। दोस्तों मैं तेज़ और फास्ट पढ़ा रहा हूं ताकि आपका कम समय में अधिक से अधिक प्रश्न रिवीजन हो जाए, टाइम आपका ज़्यादा कंज्यूम नहीं हो। दोस्तों अगर आप लोग के पास टाइम कम है तो आप लोग एयरफोन या ब्लूटूथ लगा करके इसे सुन भी सकते हैं, क्योंकि सुनने से भी उतना ही याद होता है, बार बार सुनने से भी प्रश्न याद हो जाते हैं। पेरिस किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो सीन नदी के किनारे है। मॉस्को किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो मोस्कवा नदी के किनारे है। प्राग किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो आपका विटावा नदी के किनारे है। रोम किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो टाइबर नदी किनारे है। पर्थ किस नदी किनारे बसा हुआ है? तो स्वान नदी किनारे बसा हुआ है, ध्यान रखिए दोस्तों। पर्थ कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में है। जिब्राल्टर जलडमरू मध्य किन दो देशों के अलग करता है? तो आपका स्पेन और मोरक्को, ध्यान रखिए दोस्तों। और जिब्राल्टर जलडमरू मध्य ही यूरोप और अफ्रीका को अलग करता है, तो यहाँ दिया हुआ है, आप लोग ध्यान रखिएगा। डोबर जल डमरू मध्य किन दो देशों के मध्य स्थित है? तो आपका ब्रिटेन और फ्रांस के बीच डोबर जल संधि है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। और इसके बीच में आपका एक बहुत अच्छा जो अंडर वाटर सुरंग भी बनाया गया है। आपका 514 नंबर प्रश्न है, मलक्का जल डमरू मध्य किन दो देशों को अलग करता है? तो मलाया और सुमात्रा को अलग करता है मलक्का जल डमरू मध्य। बाब एल मंदेब जल डमरू मध्य किन सागर को जोड़ता है? तो लाल सागर एवं अरब सागर को जोड़ता है ये बाब एल मलदेव। 7 पहाड़ियों का नगर किसे कहा जाता है? तो रोम को कहा जाता है। गगनचुंबी इमारतों का नगर किसे कहा जाता है? न्यूयॉर्क को कहा जाता है। चीन की शोक नदी किसे कहा जाता है? तो हांगो नदी यानी पीली नदी को कहा जाता है। मोतियों का द्वीप किसे कहा जाता है? तो बहरीन को कहा जाता है। हिमालय पर्वत किस प्रकार की पर्वत है? तो आपका वलित पर्वत है और नवीन पर्वत है, ध्यान रखिएगा। भारत का सबसे नवीन पर्वत कौन से है? तो हिमालय ही है। हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई है? तो आपका तेथी सागर से हुई है। आपका हिम रेखा हिमालय में कहाँ मिलती है? तो आपका पश्चिम में 450 से 6000 मीटर की ऊंचाई पर आपका हिम रेखा यानी हिम गिरा हुआ मिलेगा आपको। हिमालय की श्रृंखलाओं के बीच पाई जाने वाली संकरी अनुदैर्घ्य घाटी को क्या कहा जाता है? तो दून कहा जाता है। जैसे भारत में देहरादून है और भी कई दून है जो फेमस है भारत में। नंदा देवी चोटी हिमालय की किस भाग में स्थित है? तो आपका कुमाऊं हिमालय में, ध्यान रखिए दोस्तों। उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो आपका नंदा देवी है। शिवालिक श्रृंखला की निर्माण कब हुआ था? तो आपका मेसोजोइक युग में हुआ था और ये सबसे बाद में हुआ था। हिमालय में जितना भी पहाड़ी है उसका सबसे बाद में यही श्रृंखला हुआ था। भारत की सबसे प्राचीन बलित पर्वत कौन सी है? तो आपका अरावली है और इसे भ्रंश पहाड़ी भी कहा जाता है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो गुरु शेखर है, ध्यान रखिए दोस्तों। पश्चिमी घाट क्या है? पश्चिमी घाट क्या है? तो एक भ्रंश धार है, एक प्रकार के पहाड़ी है जो आपका उत्तर से दक्षिण की तरफ निर्भरता बीच बीच में जैसे भोर घाट फाल घाट काटते हुए निकलती है उत्तर से दक्षिण की तरफ। किस पर्वतमाला को सह्याद्री कहा जाता है? तो आपका पश्चिमी घाट को कहा जाता है। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अनाईमुडी है। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? महेंद्रगिरी है। पूर्व और पश्चिम घाट के संगम स्थल को क्या कहा जाता है? तो आपका नीलगिरी कहा जाता है। नीलगिरी की पहाड़ी वहीं पे है। भारत के सबसे दक्षिण भाग में स्थित पहाड़ी कौन सी है? तो आपका कार्डमम पहाड़ी है, ध्यान रखिए दोस्तों। और ये केरल में है और इसे इलायची की पहाड़ी भी कहा जाता है। वायनाड की पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो आपका केरल में है। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो आपका पारसनाथ है, ध्यान रखिए दोस्तों। और पारसनाथ आपका जैनों के लिए प्रसिद्ध है। आगे हम देखेंगे दोस्तों गिरनार पर्वत स्थित कहाँ है? तो गुजरात में है गिरनार पर्वत। आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? सैंडल पीक है। नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच कौन सी पहाड़ी स्थित है? तो आपका सतपुरा पर्वत है, ध्यान रखिए दोस्तों। गुरु शिखर किस राज्य में स्थित है? तो आपका राजस्थान में स्थित है।
सेवराय की पहाड़ी कहाँ स्थित है? तब तमिलनाडु में है। छोटा नागपुर का पठार किस प्रकार का है? तो आपका एक सजीव पठार है, ध्यान रखिए दोस्तों। पारभूमि कहाँ पाई जाती है? तो आपका छोटा नागपुर के क्षेत्र में पाई जाती है पारभूमि। महाराष्ट्र और कर्नाटक में पश्चिमी घाट को किस नाम से जाना जाता है? तो आपका सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। आपका कोडाईकनाल किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? तो आपका पालनी पर्वत श्रृंखला में कोडाईकनाल है और ये तमिलनाडु में है। सबरीमाला किस राज्य में स्थित है? तो केरल में है और यहाँ पर एक बहुत फेमस मंदिर है जिसमें महिलाओं को जाना वर्जित है। हालांकि कई बार सुप्रीम कोर्ट में कहा भी है कि जाना है, लेकिन कई इस तरह के विवाद होते रहते हैं। 449वां प्रश्न है, भारत की उत्तरी सीमा पर कौन सी पर्वत स्थित है? उत्तरी सीमा पर तो हिमालय स्थित है। वाराणसी किस नदी के किनारे पर स्थित है? गंगा नदी किनारे है। इलाहाबाद किस नदी के किनारे स्थित है? तो गंगा जमुना के संगम पर है। आपका अहमदाबाद किस नदी के किनारे स्थित है? तो साबरमती के किनारे स्थित है। दोस्तों ध्यान रखिएगा। आपका पटना किस नदी के किनारे स्थित है? तो गंगा नदी के किनारे है। दिल्ली किस नदी के किनारे है? तो यमुना नदी के किनारे है। लखनऊ किस नदी के किनारे है? तो गोमती नदी के किनारे है। नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? तो क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों ये सब ध्यान रखिएगा। देखने में सब आसान प्रश्न है, लेकिन कई बार प्रश्न आपका परीक्षा में गलत हो जाते हैं और आसान प्रश्न गलत होने के कारण आप बाहर हो सकते हैं, क्योंकि जो भारी प्रश्न होते हैं, मुश्किल प्रश्न है, सभी आदमी गलत करते हैं, लेकिन जो आसान गलत करता है वो समझिए परीक्षा से बाहर। इसलिए आप लोग आसान प्रश्न को आसान न समझिए, इसे अंत तक जरूर देखिए और इसे बार बार देखिएगा। हरिद्वार किस नदी के किनारे स्थित है? तो आपका गंगा नदी के किनारे स्थित है। सिंधु नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो आपका 2880 किलोमीटर सिंधु नदी की कुल लंबाई है। सिंधु नदी की भारत में लंबाई कितनी है? तो 709 किलोमीटर भारत में बहती है। झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज किस नदी की सहायक नदी है? तो सिंधु नदी की सहायक नदी है। सिंधु नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? तो आपका सिंघी खम्बन या लायन माउथ कहा जाता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों। सिंधु नदी द्वारा निर्मित सबसे गहरा महाखंड कौन सी है? तो आपका गिलगित 5200 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। झेलम नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो बेरीनाग झील है, वहाँ पर इसका उद्गम स्थल है। कश्मीर की सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो आपका झेलम है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। चिनाब नदी को हिमालय प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? तो आपका चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है चिनाब नदी को हिमालय प्रदेश में, ध्यान रखिएगा। रावी नदी कहाँ से निकलती है? तो आपका रोहतांग दर्रा से निकलती है रावी नदी। व्यास नदी को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो आपका विपाशा जो पुराना नाम है और आर्गिकिया ये सब प्राचीन नाम है। सतलुज नदी कहाँ से निकलती है? तो राकसताल के झील से निकलती है। घाघरा नदी कहाँ से निकलती है? तो आपका शिवालिक की पानमलवा पंख से निकलती है। घाघरा नदी को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो आपका पौराणिक सरस्वती के नाम से जाना जाता है घाघरा नदी को। इन दो नदियों के संगम को देवप्रयाग कहा जाता है। तो गंगा है तो आपका भागीरथी और अलकनंदा को संगम को देवप्रयाग, इसे गंगा भी कहा जाता है, दोनों के संगम को। भारत का सबसे बड़ी नदी बेसिन कौन सा है? तो गंगा नदी बेसिन है। भारत की वह सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो आपका गंगा नदी भारत की सबसे बड़ी नदी है। गंगा ब्रह्मपुत्र द्वारा निर्मित विश्व के सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो सुंदरबन डेल्टा है, जो अधिकतर बांग्लादेश में है लेकिन भारत में भी है। यमुना नदी कहाँ से निकलती है? तो आपका यमुनोत्री हिमनद से निकलती है। यमुना नदी गंगा में किस स्थान पर मिलती है? तो इलाहाबाद में, प्रयाग में मिलता है। किस नदी को प्रारंभ में अरुणा नदी कहा जाता था? यानी प्राचीन नाम है इसका अरुणा। तो कोसी नदी को प्राचीन में अरुणा कहा जाता है। सबसे अधिक प्रवाह परिवर्तन करने वाला नदी कौन सी है? तो कोसी है और इसे बिहार का शोक कहा जाता है। बंगाल की शोक किस नदी को कहा जाता है? तो दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। अरावली पर्वत श्रृंखला किस नदी प्रणाली से विभाजित होती है? अरावली पर्वत श्रृंखला तो आपका चंबल एवं साबरमती नदी प्रणाली से ये विभाजित हो जाती है अरावली पर्वत। नर्मदा नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो आपका 1300 मीटर है, किलोमीटर, ध्यान रखिएगा दोस्तों। नर्मदा नदी जिस घाटी से होकर गुजरती है उसे क्या कहता है? उसे भ्रंश घाटी, रिफ्ट वैली के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। ताप्ती नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो 700 किलोमीटर है। ताप्ती नदी का मुहाना कहाँ बनती है? तो आपका सूरत शहर में, ये सूरत शहर के नीचे है मुहाना इसका। ताप्ती नदी किस घाटी से होकर बहती है? तो भ्रंश घाटी की होकर बहती है, जैसे कि नर्मदा बहती है। साबरमती नदी कहाँ से निकलती है? तो आपका शिमोगा जिला कर्नाटक से निकलती है। शरावती है दोस्तों, सॉरी साबरमती नहीं है, शरावती नदी कहाँ से निकलती है? तो आपका शिमोगा जिला कर्नाटक से निकलती है। लूनी नदी कहाँ गिरती है? तो आपका कच्छ के रण में ये विलुप्त हो जाती है। बनास नदी कहाँ गिरती है? तो दोस्तों कच्छ के रण में भी विलुप्त हो जाती है। माही नदी कहाँ गिरती है? तो खंभात की खाड़ी में गिरती है। पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ
क्या नहीं बनाती है, तो ये डेल्टा नहीं बनाती है। और क्या बनाती है, तो ये एस्चुरी बनाती है, पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है, तो ये सब निकलती है नासिक महाराष्ट्र से निकलती। ध्यान रखिए दोस्तों। आपका वृद्ध गंगा के नाम से किसे जाना जाता है, तो आपको गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है। आपका वेन गंगा पेन गंगा किसकी सहायक नदी है, तो गोदावरी की नदी की सहायक नदी वेन गंगा पेन गंगा है। पेन्नार बेसिन कहाँ स्थित है, तो दोस्तों कृष्णा और कावेरी के बीच में पेन्नार बेसिन, ये पेन्नार नामक नदी है, उसी का बेसिन है। भारत के मानक समय और ग्रीनविच के समय में कितना अंतर है, तो दोस्तों 5.5 घंटा की अंतर है। और ये 82.5 डिग्री आपका पूर्वी देशांतर में हो। ये आपका भूमध्य रेखा से भारत की दक्षिणी की छोर कितनी दूरी है, तो दोस्तों 876 किलोमीटर भूमध्य रेखा से भारत का दक्षिणतम छोर। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भाग पर पर्वत स्थित है, तो दोस्तों 28.8% भाग पर भारत के पर्वत क्षेत्र है। यानी भारतीय भूमि के 28.8% क्षेत्र पर पर्वत है भारत में। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्र पर मैदान है, तो 44% क्षेत्र पर मैदान है भारत में। आपका किस राज्य की समुद्री तट रेखा को सबसे छोटी है, यानी किस राज्य की सबसे छोटी समुद्री तट रेखा है, तो दोस्तों गोवा राज्य की सबसे छोटी समुद्री तट रेखा है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग 300 से अधिक प्रश्न देखे हैं। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। आप लोग अगर इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप लोग बीपीएससी दरोगा या बीएसएससी से संबंधित तैयारी करते हैं तो इससे संबंधित इस चैनल पे बहुत सारा कंटेंट है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। हाँ, इसका पहला भाग देखना ना भूलें जिसमें मैंने 1 से लेकर के 300 तक प्रश्न करवाया और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है सभी के सभी।